हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 42 है, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग कंपास नीडल। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, लेकिन किसका यूज करके? तो बाय यूजिंग कंपास नीडल। कंपास नीडल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैग्नेटिक जो यहाँ पर जो कंपास नीडल है, उस कंपास नीडल का यूज करके ही आपको मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं कि कंसीडर अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास नीडल। ये मैग्नेटिक कंपास नीडल ले लिए हैं, बहुत ही स्मॉल है, ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर है। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग m वेक्टर से डिनोट करते हैं। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I इक्वल टू mr²। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसको रखा गया है कहाँ पर? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी V वेक्टर सच दैट, इस तरीके से रखा गया है कि m वेक्टर यानी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m वेक्टर मेक्स एन एंगल, और कितना एंगल बना रहा है? थीटा विद B वेक्टर। B वेक्टर कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं फिगर। ये जो फिगर है, इस फिगर के कॉन्सेप्ट को समझना, यानी यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं ये जो इक्वी डिस्टेंस पर है, और इसका जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का आपको डेफिनेशन भी पता है कि कैसा रीजन को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ यानी इसका जो स्ट्रेंथ होगा और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तब वो रीजन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देख रहे हैं, और इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। देख रहे हैं इक्वी डिस्टेंस है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास नीडल को क्या करना है? प्लेस करना है। देख रहे हैं इस तरीके से प्लेस करना है कि इसका जो मैग्नेटिक नीडल भी जो है एक प्रकार का आपको जानते हैं कि मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर हम लोग जानते हैं कि कोई वायर के समीप अगर मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक जो कंपास नीडल को रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो ये शो करता है कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, उसमें हम लोग पता चल रहा था कि मैग्नेटिक कंपास रखने के बाद उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। इसी से हम लोग साबित हो रहा था कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जैसे ये जो यहाँ पर रख दिए हैं कहाँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका जो एक पार्टिकुलर एंगल, जैसे यहाँ पर जो m वेक्टर होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, जो फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर जो I है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, जो सारा चीज हम लोग कंसीडर करके चले हैं, फिगर में आपको पता चल रहा होगा। अब हम लोग नाउ इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 40 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग बार मैग्नेट रखा हुआ था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टॉ इक्वल टू होता था mb sin थीटा। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि टॉर्क का जो है जो वैल्यू कितना होगा? mb sin थीटा, जहाँ पर m क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, b जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, और थीटा जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए लिखे हुए यहाँ नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल इज गिवन बाय। ये नीडल में अगर हम लोग बोलें कि नीडल पर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, ऑब्वियसली है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद यहाँ पर नॉर्थ पोल के कारण, अगर नॉर्थ ये पोल है और दूसरा यहाँ साउथ पोल है, तो इसके कारण यहाँ पर आपका जो है कि टॉर्क यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा। एक तरफ आपका देख रहे हैं कि अगर हम इसमें फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, तो दूसरा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करता है? टर्निंग इफेक्ट होना शुरू हो, तो जिसके कारण यहाँ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ बैठा है, कैलकुलेट करके नहीं,
यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल इज गिवन बाय, क्योंकि ये हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 40 को आप देखिएगा, तब आपको 42 लेक्चर में ये कैसे आया ये आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉ इक्वल टू क्या हो गया, एम बी साइन थीटा, जिसमें प्रत्येक टर्म आपको पता है। एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कह रहे हैं दिस टॉर्क इज नॉन एज रिस्टोरिंग टॉर्क। ये जो टॉर्क है वो किस नाम से जानते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपका इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें कि नॉर्थ पोल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और साउथ पोल पर जो कर रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरीके से देख रहे हैं कि एक आपका इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है। जैसे इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हटाइएगा तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस टॉर्क इज नॉन है, ये टॉर्क जाना जाएगा किस नाम से, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्योंकि रिस्टोरिंग का जैसे हम लोग स्प्रिंग में देखते हैं कि स्प्रिंग में क्या है कि एक बार स्ट्रेच करके छोड़ दीजिएगा तो स्प्रिंग में ये गुण होता है कि अपना ओरिजिनल शेप को पुनः वो रिगेन कर लेता है। जैसे उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, जैसे अप्लाइड फोर्स हटाते हैं, तो पुनः स्प्रिंग क्या करता है, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो वो रिस्टोरिंग वहाँ पर फोर्स लगता है, जिसके कारण तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक नीडल में जो लग रहा है टॉर्क, वो आपका टॉर्क किस नाम से जाना जाएगा, वो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि रिस्टोर का मतलब पुनः जिस जगह पर था, जिस ओरिजिनल पोजीशन में था, वो पुनः वहाँ पर आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ रिस्टोरिंग टॉर्क के नाम से जाना जाएगा। बट ऐसे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि टॉ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो टॉ इक्वल टू जो होता है आई इंटू अल्फा, जिसमें आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए हम लोग अल्फा का यूज करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है वो आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन का एक और फार्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो उसका यूज करेंगे, इसलिए ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, और आई तो यही रहने दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग मान के चल रहे हैं। यहाँ अल्फा की जगह क्या कर देंगे, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये आपका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप लोग देख सकते हैं कि थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर करेंगे तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन के बराबर होगा। यहाँ पर भी वही की टॉ इक्वल टू आई इंटू अल्फा इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या मान लिए, 2 मान लिए, जहाँ अल्फा क्या है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन है, इसको हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन का ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसी को हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे। और उसी को अगर हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चेंज करना चाहें तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते हैं, ठीक है, कि अल्फा जो होगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इसका कैसे आए, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू जो होता है डी थीटा बाय डी टी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डी थीटा बाय डी टी यहाँ बैठाएंगे तो अपने आप आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करके लिखे हैं। अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 में देखिए टॉ का यहाँ भी है वैल्यू, यहाँ टॉ इक्वल टू कितना वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं ये भी टॉ का वैल्यू है, ये भी आपका टॉ का वैल्यू है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन क्यों होगा, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क का डेवलप कर रहा है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन ये क्या बताएगा, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, निरूपित करता है द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नीडल। ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल था उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था और रिस्टोरिंग टॉर्क जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क अपना ओरिजिनल शेप में लाने का काम करे। इसलिए नेगेटिव साइन क्या बताता है, इंडिकेट करता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
ऑफ द नीडल, जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास नीडल, उसके डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क काम करता है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर बताने का काम करता है। ठीक है, कि नेगेटिव साइन यही बताएगा कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो लगेगा वो अपोजिट हो किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नीडल, नीडल के डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन है। सिंस क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ थीटा जो होता है बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल रहता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं थीटा, यानी साइन थीटा जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे एम बी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस तरीके से जब हो जाएगा तो हम लोग डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर की जगह में अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये इनटू में इधर आके क्या होगा डिवाइड, इस तरीके से अगर हम डिवाइड करके देखें तो क्या आएगा कॉन्सेप्ट को देखना है। अब इसके बाद हम लोग देखें कि डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर निकालना है इससे, तो ये आपका इनटू में है आई, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे माइनस एम बी थीटा बाय आई, यहाँ जो सारा टर्म आपको पता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर किसके बराबर, वो अल्फा ही है, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा लिख दिए इसके जगह इक्वल टू माइनस एम बी थीटा बाय आई। अब देख सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा चीज आपका अगर देखा जाए तो कांस्टेंट ही है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा देंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो ये थीटा है, यानी कहने का मतलब है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया थीटा के। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि थीटा के जब केस में आ गया तो 10, तो मोशन ऑफ नीडल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो मोशन होगा मैग्नेटिक कंपास नीडल का वो किस में होगा, एसएचएम में, एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉलो करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर टाइम पीरियड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल से याद रखिएगा कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, यहाँ माइनस का भी टर्म था तो ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके हो गया एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है और कुछ नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मोशन होगा मैग्नेटिक कंपास नीडल का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। अब हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय, तो टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का अगर हम देखें टू एंड फ्रो मोशन जब होने लगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा और बाय एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन कहने मतलब अल्फा का यूज कर सकते हैं या डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि थीटा का और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू रहने देते हैं डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं यहाँ बैठा देते हैं, तो जैसे बैठाइएगा क्या होगा देख सकते हैं। इसके बाद t इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई रूट अंडर थीटा और नीचे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा एम बी थीटा बाय आई, क्योंकि हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड केवल ले रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं दिखाना है, नेगेटिव साइन आपका तो ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट एक्ट करेगा। अब ये आई ऊपर चला जाएगा और थीटा थीटा विल बी कैंसिल, तो t इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी, ये आई नीचे होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, थीटा थीटा विल बी कैंसिल, तो आई बाय एम बी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड एस्पायरिंग कर देते हैं, ऑन एस्पायरिंग बोथ साइड, ऑन एस्पायरिंग बोथ साइड वी गेट, अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं एस्पायरिंग कर देते हैं, तो एस्पायरिंग जैसे कीजिएगा क्या होगा टी स्क्वायर बाय इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा यानी आई बाय क्या हो जाएगा एम डी। हम लोग को क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका यूज करते हैं मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं, मैग्नेटिक नीडल कंपास का यूज करते हैं। तो हम लोग अगर बी यहाँ से निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एम बी
टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई। अगर हम b निकालना चाहें तो क्या होगा, ये m और टी स्क्वायर दोनों इंटू में है तो दूसरे साइड क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर आई बाय m टी स्क्वायर। यानी अगर हम देखें यहाँ पर b का वैल्यू जो मैग्नीट्यूड में देखें तो 4 पाई स्क्वायर आई बाय m टी स्क्वायर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि b का जो वैल्यू आया वो इतना आया और यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। दिस इज द required expression for magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field by using magnetic compass needle, यानी मैग्नेटिक कंपास रीडिंग का यूज करके जो एक्सप्रेशन आया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या हो गया, b इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय m टी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपका इससे रिलेटेड, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है यहाँ तक समाप्त हुआ। थैंक यू।